Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting. Right guys, so in this part we are going to discuss next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करेंगे आप प्लीज। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is accounting principles, concept and conventions। हम accounting principles को डिटेल में समझेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है, कन्वेंशन क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, राइट, यहाँ पे मीनिंग समझेंगे, देन टाइप्स में आपका कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और इसके क्या फीचर्स हैं, बेसिकली हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंस की जगह हम फीचर्स कवर अप करेंगे। तो पहला आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉमन गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स होते हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डाटा फॉलो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सक्सेसफुली। मीन्स कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस है जो आप अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन जब भी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ट्रांजेक्शन जो भी आपके बिजनेस में हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आप फॉलो करते हो ताकि आप सक्सेसफुली जो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार कर पाओ। ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग को और अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करते हैं। इनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली सारे बिजनेस क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, वो हम देखेंगे। सो अगर हम बात करें तो मैन मेड है, ये जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो इंसानों ने ही बनाए, मशीन्स ने बना के नहीं दिए हैं हमें, या ऊपर से बन के नहीं आए हैं, ये मैन मेड है। मीन्स जो भी पीरियड ऑफ टाइम पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस देखे, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि भाई ये प्रिंसिपल जो है हर बिजनेस को यूज करने चाहिए अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, हाउ आर दे लैक इन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एज दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टर लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल। अब भाई ये साइंस की तरह तो ऐसा है नहीं कि लेबोरेटरी पे टेस्ट हुए हैं, ये नेचुरल है, मैनमेड मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इन हर जगह ये एप्लीकेबल ऐसा सब लोग कर ले वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको रिजिडली फॉलो करना ही करना है। फ्लेक्सिबल, आपको चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसे समय बदल रहा है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस बदल रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल रही है, उस तरीके से ये प्रिंसिपल में भी चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, ये जनरली एक्सेप्टेड होता है, यूनिवर्सली नहीं कहेंगे कि सब लोग इसको एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, यूनिवर्सल पूरे तरीके से एप्लीकेबल ही होगा, लेकिन जनरली इनको एक्सेप्ट किया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। जनरली बिजनेस जो है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो उन प्रिंसिपल को फॉलो अप करके अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा था। पहला रेलिवेंस, a principle is relevant to the extent it result in the information that is meaningful and useful to the user accounting information। बेसिकली ये रेलिवेंट होते हैं प्रिंसिपल्स, मीन्स जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जो भी उनको मीनिंग देना और जो भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यूजफुल हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है वो उस तरीके से आपको रेलिवेंट देखेंगे, बेसिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं और उसमें थोड़ा सा उसमें सपोर्ट कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट इज objectivity, a principle is objective to the extent that accounting information not influenced by the persona, bias or judgment of those who provide it. It also simplifies verifiability, which means that there is some way of ascertaining the correctness of the information reported। जो प्रिंसिपल है वो ऑब्जेक्टिव है, मीन्स सब्जेक्टिव नहीं है। लोगों के जिन्होंने बनाया उनके पर्सनल बायस और जजमेंट को लेकर नहीं बनाया है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लेकर बनाया, लेकिन उन्होंने कोई पर्सनल जजमेंट नहीं किया कि हम अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से ये प्रिंसिपल में इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप करो, तो ये ऑब्जेक्टिव है। और इनको आप ये भी देख सकते हो कि आपको ये हेल्प करते हैं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन की है रिकॉर्ड करी वो सही है या नहीं है, उसको असरटेन करने में भी आपको ये प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है। फिजिबिलिटी, प्रिंसिपल जो है फीजिबल है, ठीक है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कि आप के लिए फीजिबल नहीं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली अगर आपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एंड यू थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल है, देन आप उसको फॉलो अप करके, इन प्रिंसिपल को फॉलो अप करके अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको रेलिवेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मीन जो भी आप इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कुछ मीनिंग देंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्सनल जजमेंट से बन के नहीं आए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन को करेक्टली प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे। और फीजिबल है, मीन्स कोई खर्चा नहीं करना है इनको फॉलो अप करने के लिए। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन बेसिकली आपके
अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पशन आपकी क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हम फॉलो कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को प्रेपेयर करने के लिए, जो कन्वेंशन होते हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होते हैं, वो बेसिकली फॉलो होते हैं। मीन जनरली आप ज्यादा लोगों को देखोगे यूनिवर्सली ये फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, मीन्स आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है, आप किस हिसाब से चीजों को देखते हो, उस हिसाब से अकाउंटिंग कन्वेंशन आप फॉलो करते हैं, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और assumption आर जनरली फॉलोड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ये एजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ये वो एग्जाम्पशन है जिनके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो। बेसिकली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख के आ रहे हैं, इनके बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो जिनके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो वो है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनको यूज करते हो। ये वो एग्जाम्पशन और कंडीशन है जो बिजनेस की जिसमें बिजनेस की अकाउंटेंसी की फाउंडेशन ले है, मतलब बिजनेस जो है वो अपने रिकॉर्ड, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बना रहा है। सो जनरली अगर हम देखें एज पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एजम्पशन। बेसिकली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन है जिसको फॉलो करके बिजनेस अपने अकाउंट्स या अपने स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स जो आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो यही सोच के रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं है आप सोच के रख रहे हो कि कल को 2 साल बाद मुझे बिजनेस बंद करना है या मेरा बिजनेस 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। गोइंग कंसर्न आप ये सोच के चलते हो कि हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा क्या है, कंटिन्यू होता रहेगा और इसी के हिसाब से हम जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस भी मैथड से रिकॉर्ड कर रहे हो हर साल वो कंसिस्टेंट होना। जैसे डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट 8 मेथड है डेप्रिसिएशन में, ठीक है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डेप्रिसिएशन। सो जैसे कि मान लो आप कोई एसेट है, ठीक है, 1 साल आपने उसकी वैल्यू जो है इस मेथड से फॉलो करी है, तो नेक्स्ट साल भी आप उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो वही मेथड से ही उसकी वैल्यू को हर साल जो है वो दिखाओगे, जिससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंसी रहेगी, वरना आपकी हर फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ ना कुछ अलग कह रही होगी उस चीज को लेके। तो जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो आप हमेशा कंसिस्टेंटली यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं या जो भी रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है वो आपको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना है जिस टाइम पे वो इनकर्ड हुआ है। बेसिकली आपको लगता होगा जैसे कि आपका मान लो बिजली का बिल है, ठीक है, वो आपका 20,000 का है और वो आ गया है, आज की डेट में आपके पास आ गया है, बट आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपने उसका पेमेंट अगले महीने किसी डेट पे किया है, तो आप कहोगे कि मैं अगले महीने किसी डेट पे जब पेमेंट करूँ तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो ट्रांजेक्शन जब भी हो गया आप उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। नेक्स्ट आता है आपका, एक एक करके हम इसको फिर से देख लेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो ये एज्यूम करके बना रहे हो कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, इंडेफिनेटली वो हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है। एसेट आर वैल्यूड अनलेस देयर इज एविडेंस टू द कॉन्ट्री, मीन्स अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि नहीं भाई नहीं चल पाएगा क्योंकि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, तो ठीक है भाई, फिर तो क्या एज्यूम करके चलना, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो बंद ही होगा, तो आप ये एज्यूम करके अपने जितने भी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार करेंगे कि बिजनेस जो है वो हमारा हमेशा चलता रहेगा। सो जो भी एसेट्स की वैल्यूज हैं वो आप यही सोच के रिकॉर्ड करेंगे कि वो बिजनेस जो है वो आपका चलेगा, दैट इज गोइंग कंसर्न वैल्यू। नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ऑन द बेसिस अकाउंटिंग स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन देगा, जब भी ट्रांजेक्शन हो तभी उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। रिगार्डलेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज, कैश नहीं मिला, नहीं दिया, देन टू, ठीक है। अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे इनकर रिगार्डलेस ऑफ वेदर कैश फ्लोज अकर। मीन्स आपका रेवेन्यू है, मान लो कि आपने गुड्स बेचे हैं, आज को आपने 20,000 के गुड्स उधार पे बेच दिए, तो अभी ही आपको रिकॉर्ड करना है। ये मत सोचो कि मुझे जब पैसा मिलेगा मैं तब रिकॉर्ड करें, भूल जाएंगे, नहीं। ये प्रिंसिपल कहता है आप अभी, ये कॉन्सेप्ट कहता है अभी रिकॉर्ड करो, जो ट्रांजेक्शन जब हुआ उसको तभी रिकॉर्ड करना है, अनलेस रिगार्डलेस आपको उसके रिगार्डिंग जो भी कैश फ्लो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कि जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मीनिंगफुल रहेगा, तभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाओगे। मान लो 2024 में आपने डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड यूज किया, 2025 में आपने दूसरा मेथड यूज किया, कंपेयर कैसे कर पाओगे? वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना अलग अलग मेथड से,
तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, डिसीजंस में थोड़ा आपको वहां पे फॉल्ट देखेगा। तो वो चीज। नेक्स्ट कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। पहला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर्ड हो सके उनको रिकॉर्ड करो। मीन जो नॉन मॉनेटरी चीजें जैसे कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, ब्रांड की रेपुटेशन, ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इन सब के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करने, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हो। इसे हम मीनिंग में भी समझ के आए थे, फीचर्स में भी हमने यही सब देखा है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एग्जम्पशन दैट प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन आर टू बी ascertained ओवर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जो भी आपने रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करने। मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके बिहाफ में हम अपने अकाउंट या बैलेंस शीट बना के चलते हैं, वो पीरियड कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। जनरली आपने देखो कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है, और एक अकाउंटिंग ईयर है। कैलेंडर ईयर बेसिकली क्या होता है, कैलेंडर ईयर भी जो जनवरी से आपका चलता है दिसंबर में आपका एंड हो जाता है। जैसे 2024 की 1 जनवरी से लेकर 2024 के 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो हुआ आपका कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, वो होता है आपका जो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये क्या होता है, एंड होता है। तो अगर आप देखो तो 1 अप्रैल 2024 में स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 में एंड होगा। कैलेंडर ईयर सेम ईयर में चलता है, 2024 से 2024, ये ऐसे। तो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं वो आप स्पेसिफिक पीरियड को लेके रिकॉर्ड करोगे। आपको पता है कि अब बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो तो आपको बिजनेस जब बंद हो जाएगा एंड में ही पता चलेगा। लेकिन हमें हर साल का भी तो जानना है ना कि हर साल हम किस पोजीशन में, हर साल हम कैसा अपने बिजनेस में कर रहे हैं। तो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक हम ईयर लेके चलते हैं, डेट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसमें हम जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं उस पूरे दौरान, और देन हम उसको असरटेन करते हैं और फाइनेंशियली हम पता लगाते हैं कि हम पता लगाते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पूरे पीरियड के दौरान, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। यस। नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है आपको कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ हो रहे हैं उनका 2 एस्पेक्ट होते हैं। मींस वो उनकी एंट्री 2 बार रिकॉर्ड होते हैं, 2 बार मतलब 2 एस्पेक्ट होते हैं बेसिकली, एक डेबिट एक क्रेडिट। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, 1 अकाउंट डेबिटेड एंड अदर अकाउंट क्रेडिटेड। दिस कॉन्सेप्ट इज ensure that the accounting equation remains balanced। मीन जब भी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो आपने गुड्स जो है वो परचेज किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट, आपने गुड्स परचेज किया, आपका पैसा गया होगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, एक अकाउंट क्या हो रहा है आपका डेबिट हो रहा है, एक चीज आपका क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, एक चीज आ रही है एक चीज जा रही है। तो हर एंट्री का, हर ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 अकाउंट पे असर पड़ेगा। तो जब परचेज आपका अकाउंट में भी असर जाएगा और कैश अकाउंट में भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 बार वो असर देखने को मिलेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्सपेंस रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट। मींस जो भी आपका एक्सपेंस है वो जिस साल हुआ है उसके वजह से जो रेवेन्यू उसी साल जो अर्न हुआ है वो आपको उसी साल रिकॉर्ड करना है। मान लो जैसे कि आपने कोई एक्सपेंस किया, आपने जो है वो गुड्स खरीदे, ठीक है, मान लो अपने 10,000 के रेवेन्यू जो मतलब 10,000 के जो गुड्स हैं वो परचेज किए, तो 10,000 के आपने गुड्स जो है वो परचेज किए और आपने किसका परचेज किया, 2024 में आपने 10,000 के गुड्स जो है वो परचेज किए और 2024 में ही आपने गुड्स जो है वो सेल कर दिए 10,000 के, और उससे आपको रेवेन्यू मान लो 10,000 के गुड्स जो है वो आपने 20,000 में बेचे ना, प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है। तो फिर जो एक्सपेंस करके जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जिस साल जनरेट किया है उसी पीरियड पे रिकॉर्ड करना है। मींस उसी जिस साल आपने एक्सपेंस किया है उसी एक्सपेंस के थ्रू आपने उस कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसी साल वो आपको रिकॉर्ड करना है ताकि वो मैच रहे, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट शोड दैट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद जनरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड अलोंग फॉर एक्यूरेट determination of net income. The cost of goods sold is matched with the sales revenue in the period when goods are sold। मान लो आपने 10,000 के गुड्स खरीदे 2024 में, ठीक है, और आपने 2024 में सिर्फ 4,000 के ही गुड्स मतलब 10,000 के खरीदे, सिर्फ 4,000 के गुड्स बेचे, तो फिर सिर्फ 4,000 के ही एक्सपेंस को 4,000 के गुड्स से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे हम कि हम उसको फर्दर पूरे से कंपेयर करना शुरू कर दें। तो जितना आपने एक्सपेंस किया है
उससे आपने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसको ही हमेशा क्या करना है, आपको मैच करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो मान लो आपने 2024 में जो है वो 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट जो है, 10 बुक्स जो है वो 10,000 की खरीदी थी, ठीक है, 10,000 की बुक्स खरीदी हैं, 10 बुक 10,000 की आपने खरीदी थी। ये आपने एक्सपेंस किया था, आपने कॉस्ट लगाई थी इसमें खरीदने में, कितना, आपने 10,000 खरीदी थी, 10,000 की ली थी 10 बुक। 2024 में आपने क्या किया, उसी साल जिस साल आपने 10 बुक्स खरीदी 10,000 की, उसी साल आपने 4 बुक जो है वो बेच दी। 4 बुक्स आपने कितने की बेची, 5,000 की बेच दी, ठीक है। अब आप सोचो कि अब मैं जैसे मान लूँ कि मैं निकालूं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि 10,000 जो है जितने की मैंने खरीदी थी उसको मैं माइनस कर दूं जितना मैंने कमाया। अब आप देखो ना, मैंने 5,000 कमाया लेकिन मैंने खरीदी तो 10,000 की थी, इसका मतलब मैं 5,000 लॉस में हूँ। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हो, आप यहाँ पे 4 यूनिट को कंपेयर करो ना, 4 जितना आपने पैसा लगाया था, तो 4 पे कितना रेवेन्यू अर्न किया, 4 के एक्सपेंस पे, वो हम मैच करते हैं अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो 4 यूनिट बेच के आपको 5,000, तो 4 की आपने खरीदी कितनी होगी, एक मान लो आपने 10 की खरीदी थी, ठीक है, 10 बुक आपने खरीदी थी, एक आपकी 1,000 की पड़ रही थी, तो 4 मतलब कि 4,000 की आपने खरीदी होगी कुछ, ठीक है, तो 4,000 की आपने बुक्स बेची हैं और कितने में, 5,000 में, इसका मतलब आपको 1,000 का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप मैच करके चलो कि जो भी आपका सेल्स रेवेन्यू है वो कितने कॉस्ट पे है, वो दोनों मैच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 4 बुक्स का हमने कॉस्ट लिया है तो 4 बुक्स का हमने रेवेन्यू कंपेयर किया, देन हम उसको एग्जैक्टली निकाल पाएंगे कि हमें क्या फायदा है क्या नुकसान, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न और रियलाइज्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड। वही सेम जो ऊपर भी पढ़ा था हमने एक्टुअल वाले में, कि जो ट्रांजेक्शन जब हो रहा है उसको तभी रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली जब आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है तभी आपको रिकॉर्ड करना है, भले आपको उससे रिलेटेड पैसा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉर्ड इन द पीरियड व्हेन इट इज अर्न इवन इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड। आपने गुड्स बेचे, ठीक है, कस्टमर को उधार पे, आपको उसने पेमेंट नहीं दिया, देन टू आप जो भी रिकॉर्ड है वो उसी टाइम पे करेंगे, ठीक है। आपका रेवेन्यू पेंडिंग है, आप उसको रिकॉर्ड करिए, तो मैटर आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो जिस भी टाइम पे आपने उस पीरियड को में रेवेन्यू अर्न कर लिया है आप रिकॉर्ड करें, भले आपको पैसा कैश में मिला है या नहीं। नेक्स्ट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो उसके ओनर से अलग हटके आपको रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली इसी वजह से जो भी बिजनेस में जो आपका ओनर होता है वो अगर बिजनेस से कुछ लेता है तो वो ड्रॉइंग्स में जाता है, या अगर वो कुछ पैसा देता है तो वो लाइबिलिटी में जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है। कल को कोई भी केस होगा वो बिजनेस के ऊपर किया जाएगा, ना कि ओनर के ऊपर किया जाएगा, ओनर के नाम पे नहीं किया जाएगा, बिजनेस के नाम पे किया जाएगा। तो बिजनेस जो है उसकी सेपरेट एंटिटी है उसके ओनर के साथ, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी मिक्स विद द बिजनेस एक्सपेंस। जो ओनर है उसके जो पर्सनल खर्चे हैं उसको आपको बिजनेस के खर्चों में नहीं शामिल करना, वो बिजनेस के खर्चे नहीं, वो उसके खर्चे हैं। तो बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसलिए जब बिजनेस ओनर जो है वो कोई भी पैसे बिजनेस को देता है, लगाता है, तो उसको हम उसे लाइबिलिटी कंसीडर करके जाते हैं कि कल को बिजनेस बंद होगा तो ये पैसा ओनर को बिजनेस ने वापस करना है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट their हिस्टोरिकल कॉस्ट, द अमाउंट पेड टू एक्वायर देम, नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। जो एसेट है, जो आपने जब एसेट खरीदा था तो उस पे के लिए आपने जितना पे किया था उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो एसेट है वो रिकॉर्ड करना है। अभी उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है उसके बेसिस पे आपको एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे लैंड है, आपने 1 लाख का परचेज किया था तो आपको उसी रेट पे रिकॉर्ड करना है। अभी उसकी मार्केट वैल्यू मान लो बढ़ गई है तो उसको नहीं फॉलो करके आपको रिकॉर्ड करना है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में जब आपने खरीदा था उस टाइम उसकी क्या वैल्यू थी, एसेट हमेशा उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो यूनिवर्सली फॉलो होती हैं, ठीक है, बिजनेस एंटिटी फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है आपके वैल्यूज पे, बेसिकली आप इनको फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपके क्या ट्रेडिशन है, आपकी क्या वैल्यूज हैं, उस हिसाब से एक अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है इनको, ठीक है। सो कुछ हैं, 3 हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि बिजनेस को जितने भी रेलिवेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सब रिकॉर्ड करें, मीन जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी आपके मटेरियल इन्फॉर्मेशन है आप सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करो, ठीक है। छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। अगर आपको लगता है वो नहीं आएगा तो आप फुट नोट्स दो, जैसे बैलेंस शीट है, अपने फुट नोट दे सकते हो,
ठीक है, नीचे की ये ट्रांजेक्शन हुआ था तो उसको देना है, लेकिन आपको डिस्क्लोज पूरा करना है। ठीक है, आपको हर एक चीज रिकॉर्ड करनी है, नो मैटर वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। ठीक है, विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, ताकि आप जो भी इन्फॉर्म डिसीजन है वो ले जा सके पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद। दिस इंक्लूड information about significant accounting policies, contingent liabilities related to part transaction, other variables। हो सकता है contingent liability हो मीन्स कोई लाइबिलिटी जो डिपेंड कर रही है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, आपको नहीं पता वो चीज हुई या नहीं हुई, बट देन टू आप उसको शो करिए, आप उसको डिस्क्लोज करिए कि ये आपके ऊपर अभी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अगर कोई जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उनको आप फुट नोट पे डालिए, बट आपको रिकॉर्ड सब करना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट इज मेटर्निटी कन्वेंशन। मेटर्निटी कन्वेंशन कहता है कि ओनली सिग्निफिकेंट और मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज। देखो उसके अपोजिट ही है ये, आप जिसकी वैल्यू जो हुई, जो फुल डिस्क्लोजर बिलीव करता है वो प्रिंसिपल फॉलो करेगा, जो मेटर्निटी पे बिलीव करता है वो ये करेगा। मेटर्निटी कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करो, उसको रिपोर्ट करो, जो इमटेरियल है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको या तो छोटी छोटी चीजों को सम अप करके डाल दो या तो उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो, ओमिट कर दो। ठीक है, और मेटरली फोकस ऑन रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट आइटम कैन बी कंबाइन। मान लो छोटे छोटे कोई खर्चे हैं 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के, उसको हो सकता है आप कंबाइन कर दो। ठीक है, उसको कंबाइन करके कोई हेडिंग दे दी, उसके अंदर सारे एक्सपेंस डाल दिए, या फिर कुछ इररेलेवेंट है जो आपको लगता है यार डालने की जरूरत ही नहीं, उसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया कन्वेंशन। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट व्हेन चूजिंग बिटवीन टू एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटेंट शुड सेलेक्ट द मेथड दैट रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट एंड लोअर एसेट वैल्यू। कन्वेंशन या कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है वो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने को कहता है। वो हमें कहता है कि हमें ना बहुत ही सोच समझ के और कैलकुलेटिवली वर्क करना है। ठीक है, जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस आपके लेते हो ताकि आप अपने रिस्क को जो है वो अवॉइड कर पाओ। ठीक है, सिमिलरली कन्वर्जेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो हमेशा क्या करें, जो भी एक्सपेंस हैं जो उनको लगता है होने वाले हैं उसके लिए तो एक तरीके से बना के चले। ठीक है, एक तरीके से अपना सेफ बना के चले कि हाँ ये हमें एक्सपेंस होने वाला तो हम इसके लिए रिजर्व बना के चलेंगे। नेक्स्ट, अगर उसको लग रहा है कोई भी उसको प्रॉफिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला उसको लग रहा है, तो उसका अभी से गाना बजाना शुरू मत करो। वो आप तब करना जब आपको वो फाइनली हो जाए। तो दो अप्रोचेस लेके चलनी है। एक्सपेंस जो है आपको लग रहा हो सकता है ये खर्चा हो सकता है तो उसके लिए रिजर्व बना के चलो ताकि वो रिस्क आप फर्दर अवॉइड कर पाओ। दूसरा, अगर रेवेन्यू आपको लगता है होने वाला है, हो सकता है, चांसेस हैं, बट अभी उसको गाना नहीं, उसको तभी गाना जब वो हो जाए फाइनली। तो ये मेथड कहता है कि जो भी अकाउंटेंट है वो दो मेथड अगर उनके सामने है तो उन दो मेथड में वही मेथड चूज करे जो उनके प्रॉफिट को कम दिखाएगा और इनके एसेट वैल्यूज को लोअर दिखाएगा। जैसे अभी आप जब कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकल्स तो वहां पे आपको जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी ना, स्टॉक की वैल्यू होगी ना, वो दो उस पर दी होगी कि एक जो वैल्यू है आपकी वो मार्केट वैल्यू और एक ये वैल्यू है। तो आप हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, जो लेस वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड करोगे एज पर फॉलोइंग दी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहता है कि आप अपने इस एसेट की ओवर स्टेटिंग को अवॉइड करो, मींस आपको ज्यादा नहीं गाना है एसेट और इनकम के बारे में। देयरफॉर प्रोवाइडिंग मोर कॉन्शियस अप्रोच टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन्वेंटरी इज ऑफन वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस टू द काउंटर फॉर पोटेंशियल डिक्लाइन इन द वैल्यू। जैसे आप इन्वेंट्री आएगा आपके पास तो इन्वेंट्री आपको दो उसमें दी होगी, या तो आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या फिर जो वैल्यू दी है उस पर। तो हमेशा जो भी वैल्यू कम हुई, चाहे मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो भी कम है, आपको हमेशा उस पर रिकॉर्ड करना होता है। तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि आपको सोच समझ के चीजें करनी है। आपको अपने एसेट और इनकम जो होने वाले आपको लग रहा है होगा उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अभी से नहीं दिखा दो। ठीक है, हुआ ना हुआ आपको क्या पता, मान लो कल को नहीं हुआ तो फिर आप तो इतना ऐसे प्रेजेंट करके चल रहे हो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो उसको देख के बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, दो आपको वो चीज़ हुई नहीं। और मान लो कि अगर कोई एक्सपेंस है जो आपको लग रहा है होने वाला, जैसे बैड डेट का प्रोविजन अभी आप देखोगे हम बना के चलते हैं कि हो सकता है कि मुझे डर है कि मेरा ये पैसा जो है वो नहीं रिकवर होगा फ्यूचर में, हो सकता हो जाए बट मुझे लग रहा है नहीं होगा, तो मैं उसके लिए रिजर्व बना के चलूंगी, सेफ चलूंगी। तो ये आपका कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहता है कि आपको इस तरीके की अप्रोच एज ए अकाउंटेंट फॉलो करनी है। तो गाइज इस वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आई होप आप समझ पाए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।